नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। प्रधानमंत्री आज उन्होंने एक सभा में एक बयान दिया, उस बयान पर बात करेंगे। वो बयान बहुत चर्चा में है और उसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें चल रही हैं और पॉलिटिकल सर्कल्स में भी उसको लेकर के तमाम तरह की बातें हैं और उसके तमाम नतीजे निकाले जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया। बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध ज़रूर करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारी बातचीत अच्छी लगती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर भी करें और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि सब्सक्राइब कर रखा हो, तो इसका लिंक अपने मित्रों और परिचितों के बीच शेयर करें। साथ में ये टिप्पणी भी लगा दें कि इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब किया जाना चाहिए, आपको इसमें क्या अच्छा लगता है? इससे जो हम बात करते हैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी और हमें अच्छा भी लगेगा। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे साथी और मित्र जो हमारे साथ रोज़ होते हैं, उनसे आपकी मुलाकात पहले कराते हैं और फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र सिन्हा जी हैं, झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार। देश की राजनीति पर मैंने पहले कभी नहीं ये बात बताई, देश की राजनीति पर बहुत ही बारीक नज़र रखते हैं, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक और आप कह लीजिए कच्छ से लेकर कोहिमा तक, तो कोई चीज़ इनसे छूटी नहीं रहती। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने दरअसल आज जी, आप कुछ कह रहे हैं? एक महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, खासकर कई लोग हैं जो शायद उससे जानकारी उन तक पहुंच गई होगी, लेकिन बावजूद इसके जो झारखंड की जो एक सीट थी जो कांग्रेस के खाते में थी, रांची की सीट, उसके उम्मीदवार का नाम का आज ऐलान हो गया, क्योंकि कई लंबे समय से ये चर्चा में रह रही थी जो आखिर रांची से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। और उसमें सबसे ज्यादा जो फ्रंट रनर थे वो सुबोधकांत सहाय ही थे, जो 1989 से लगातार इस सीट पे चुनाव लड़ते रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी रही थी जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो आज इस सीट के नाम का ऐलान हो गया और उस सीट से कांग्रेस ने यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाया है। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल या परसों के कार्यक्रम में भी की थी। ये सुबोधकांत की बेटी हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जा रहा था, हमारे सूत्र भी कह रहे थे और अंदरूनी कांग्रेस के अंदरूनी में भी ये चर्चा थी, जो जिस तरह से सुबोधकांत सहाय की उम्र काफी हो गई है, तो ऐसे में उनको टिकट ना दे करके फिर किसी और के नाम की चर्चा भी आ रही थी। इसमें हालांकि जो हाल के दिनों में रामटहल चौधरी जुड़े थे पार्टी से, उनके नामों की चर्चा प्रमुख रूप से थी। इसके अलावा जो बीच में थी वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नाम की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन लास्ट में अंत में पार्टी ने निर्णय लिया जो यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाया जाए। तो वो अब यहाँ पर जो वर्तमान सांसद है संजय सेठ, उन्हें वो चुनौती देती नजर आएंगी। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह भी हुआ है आज, जो पार्टी ने गोड्डा से जो अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान पिछले ही हफ्ते या इसी हफ्ते किया था, दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जो कि गोड्डा के ही एक विधानसभा क्षेत्र महगामा की विधायक है, उनका पत्ता काटते हुए यानी उस उम्मीदवारी को कांग्रेस ने वापस लेते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप यादव, जो फिलहाल झारखंड विधानसभा में उप नेता भी हैं कांग्रेस के विधायक दल के, तो उनको अब पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। पिछली बार 2019 के चुनाव में भी प्रदीप यादव उसी सीट से लड़े थे, लेकिन तब वो झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में वो लड़े थे। जानकारी देना भी ठीक रहेगा दर्शकों को कि गोड्डा से निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो सांसद हैं और वही चुनाव लड़ रहे हैं और उनसे सारे लोग परिचित हैं। लोकसभा में खास तौर पर वो गांधी परिवार को निशाना बनाने के लिए जाने जाते हैं और यहाँ भी हेमंत सोरेन को खास तौर पर बहुत दिनों से वो निशाना बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और व्यक्तिगत स्तर पर जाके वो निशाना बनाते हैं, तो इसलिए दरअसल ये रोचक लड़ाई हो जाएगी। मैं 2 लाइन मैं भी जोड़ूंगा इसमें, क्योंकि प्रदीप यादव पिछली बार जब लड़े थे, जब भारतीय जनता पार्टी की तूती बोल रही थी, मोदी जी का नाम बोल रहा था और पुलवामा जैसा इमोटिव इशू था, उस समय भी प्रदीप यादव बाकी लोगों के मुकाबले कम वोटों से हारे थे। मतलब उनका मार्जिन वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख टाइप नहीं था। तो इसलिए ये रोचक लड़ाई होने जा रही है गोड्डा की सीट पर। खैर, तो ये जानकारी थी और अब
जिस मुद्दे पर हम आना चाह रहे थे, पहले 2 मुद्दे जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो प्रधानमंत्री का बयान, जो भाषण उन्होंने दिया, और दूसरा रांची में हुई इंडिया गठबंधन की महारैली। तो पहले प्रधानमंत्री के बयान पर बात कर रहे थे। दरअसल पहले चरण के चुनाव के बाद जो मतदान हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री के भाषणों में बदल गई हैं, या ये कहें कि उनका जो तवज्जो है वो उस तरह की चीजों पर आ गया है जिससे कुछ पोलराइजेशन हो सके। उनकी कोशिश, भले उस दिन भी जब चुनाव हो रहे थे 19 तारीख को अमरोहा में उनकी सभा थी, और वहां भी उन्होंने काफी डिविसिव इश्यूज, खासतौर पे राम मंदिर को डिविसिव नहीं कहेंगे, लेकिन राम मंदिर एक पोलराइजिंग इशू है। राम मंदिर और सनातन दोनों वहां से उन्होंने उठाए थे और कांग्रेस को निशाना बनाया था। आज ये सब तो उठाया ही उन्होंने, इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही, जो बात पहले भी वो कह चुके हैं, एक बार पहले भी कह चुके हैं, और उस समय उसका बहुत सारे लोगों ने, बहुत पत्रकारों ने और राजनीतिक लोगों ने उसमें तथ्य सामने रखा था कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो तथ्यों से परे है। वो लोगों को या तो उनकी जानकारी नहीं है, और या फिर वो जानबूझकर कुछ भ्रम फैलाना चाहते हैं कांग्रेस को लेकर और मनमोहन सिंह को लेकर। जी हाँ, मैं एक बात यही कहना चाहूंगा, जो पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यदि वो आप बता सके दर्शकों को तो ज्यादा बेहतर होगा। वो मैं अभी वीडियो ही दिखा देता हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह के बहाने उन्होंने जो पॉलिटिक्स पिछले 2-3 दिनों से तेजी से उनकी तरफ से हो रही है, जो मुद्दा उठाया जा रहा है, उसी को और धार देने की कोशिश उन्होंने की और कांग्रेस को निशाने पर लाने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वो वीडियो। वीडियो देखना ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। 1 मिनट, बस थोड़ा समय लगेगा इस वीडियो को सामने लाने में। जी, ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, मैं लेके आ रहा हूं इस वीडियो को जी, और इसको सुनिए। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि मामला है क्या। इसमें दरअसल दोनों चीजें हैं इस वीडियो में, हमने दे रखी हैं जहां से हमने लिया है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। Our collective priorities are clear. आप सुन सकते हैं Agriculture, क्या कहा। irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. हमने पिछले तो ये एक हमने आपको बताया। ये दरअसल जो नीचे का वीडियो था जो आप देख रहे थे, ये लल्लन टॉप पे आया है, वहां से हमने लिया है, जो आपको हम दिखा रहे थे। तो दरअसल मनमोहन सिंह ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और बच्चों का पहला हक देश के संसाधनों पर है। ये बहुत साफ आपने सुना होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज और खास तौर पे मुस्लिम्स को भी, चूंकि वो पिछड़े वर्ग में ही, आप उनके सारे डेटा देखें, इकोनॉमिक डेटा देखें, सोशल डेटा देखें, तो उस सब में वो जो दलित और पिछड़े हैं उनके समान लगभग आते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनको साथ लाने की जरूरत है। तो ये बातें उन्होंने कही थी। जबकि प्रधानमंत्री ने कहा
कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि मुस्लिमों का पहला हक है, और फिर उन्होंने कहा कि वो किसको देंगे सब चीजें, लोग समझ जाएं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला जो बात है वो भी फैक्चुअली गलत बात है। पिछले दिनों जो डेटा गवर्नमेंट का ही डेटा है, उस डेटा में ही बहुत सारी चीजें ये आई हैं कि उनकी प्रजनन दर जो मुस्लिम महिलाओं की है और जो हिंदू महिलाओं की है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और पिछले 10 सालों में उनकी प्रजनन दर बहुत कम और हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा तेजी से कम हुई है। तो इस चीज को भी इसका डेटा भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि जो ये कम हुई है, तो ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए शैलेंद्र नहीं, एक चीज जी नहीं, मैं बस एक चीज ये कहना चाह रहा था, जो प्रधानमंत्री का कंसर्न जो था वो कहीं से भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नहीं था, तो उनका एक तंज ही कसना था वो। नहीं, मैं चूंकि दर्शकों को फैक्चुअल चीजें बता दूं, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं चर्चा की उन्होंने ऐसा क्यों कहा। भारत में मुस्लिम जन्म दर में गिरावट आ रही है और अब यह हिंदू जन्म दर के करीब है। एक प्यू रिसर्च सेंटर अमेरिका की बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, उसने उसकी रिपोर्ट में आया कि 1992 और 2015 के बीच मुसलमानों में प्रजनन दर 4.4 से गिरकर 2.6 हो गई है, जबकि इसी अवधि में हिंदुओं में यह 3.3 से घटकर 2.1 हो गई। मतलब जो गिरावट मुसलमानों में प्रजनन दर में हुई वो हिंदुओं से ज्यादा हुई और अब लगभग बराबर पर है। इस दौरान मुस्लिम और हिंदू महिलाओं के बीच प्रजनन क्षमता का अंतर 1.1 से घटकर, जो पहले था 1.1 अंतर था, वो 0.5 बच्चों पर आ गया। और अगर हम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो लेटेस्ट है उसकी रिपोर्ट को देखें तो उसमें भी ये बताया गया है कि मुसलमानों के बीच प्रजनन दर में भारी गिरावट आई, जो 2015-16 में 2.6 थी, जो 2019 और 2021 में घटकर 2.3 हो गई। तो ये फैक्चुअल चीज है और ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये कोई जो बाद में डेटा कह रहा था 2.3 हो गई 2.6 से घटकर, वो सरकारी डेटा है जो अभी ये नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे NFSH 5 का जो सर्वे है उसके रिजल्ट बता रहे थे। अब देखिए शैलेंद्र जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं, जबकि प्रधानमंत्री के कार्यालय में प्रधानमंत्री के जो आर्काइव्स हैं, PIB के जो आर्काइव्स हैं, उनमें मनमोहन सिंह का वो भाषण है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में ये भाषण किया था और वो रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री का इस बात का कहना क्या संकेत करता है? क्या आपको लग रहा है प्रधानमंत्री ने अनजाने में ये बात कही? पहला सवाल ये है कि उनको जानकारी नहीं थी, अनजाने में ये बात कही, और उनके भाषण वाले ने कोई बदमाशी कर दी और लिख दिया ऐसा कुछ इसलिए बोल दी, या सोची समझी रणनीति के तहत ये बात प्रधानमंत्री ने कही? जी शैलेंद्र जी। देखिए, जिस तरीके से और जिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, तो मुझे बिल्कुल इस बात से सहमति नहीं जता सकते हैं हम, जो प्रधानमंत्री ने ये बातें अनजाने में कही। जो मैं थोड़ी देर पहले एक बात कह रहा था, जो प्रधानमंत्री ने ये जब उनके संबोधन में या उनके भाषण में जब ये बातें आ रही है, जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो उनका कंसर्न इस बात को लेकर भी नहीं था, जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के यदि कोई बात वो कहना चाहते, क्योंकि उसके बाद उनके भाषणों में कहीं ये चीजें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के या जनसंख्या जो वृद्धि है उन चीजों को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। तो सबसे पहली बात तो ये पूरी तरह से उनका जो भाषण था वो एक राजनीतिक भाषण था, और कहीं ना कहीं इसके जरिए वो वैसे समूहों को या तो फिर अपने निशाने पे रखना चाह रहे थे जो उनके वोटर्स नहीं है, या फिर वो उनको निशाने पे लेना चाह रहे थे जो उनके वोटर्स है, और इस भाषण के जरिए फिर उनको उकसाया जाए या एक ध्रुवीकरण की एक राजनीति को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हैं अभी पहले चरण के चुनाव के बाद या पहले चरण के चुनाव के दिन जो घटनाक्रम सामने आया है, या जिस तरह से लोगों में उत्साह दिखा था इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट बीजेपी वोट करने को लेकर के, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी शीर्ष नेतृत्व भी चिंतित है।
जैसा कि कल आप कह रहे थे, जो एलपी पंत जो नेशनल एडिटर है दैनिक भास्कर के, उन्होंने भी ये बातें कही थी। जो जमीनी मुद्दों को समझना या जमीनी मुद्दों को उसकी जानकारी रखना, उसमें अपने आप को समाहित करना, उसको लेकर के अब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो परेशान है, और यही वजह है जो वो कोर ग्रुप को इन सब चीजों को लेकर उसने स्पष्ट निर्देश भी दिए थे। तो ऐसी जी। परिस्थिति में आज राजस्थान में प्रधानमंत्री का यह संबोधन। जी, आज एलपी पंत ने एक और ट्वीट किया है सुबह-सुबह। उन्होंने ये ट्वीट किया कि भाजपा के भीतर से ऐसी आवाजें बाहर आ रही हैं कि राजस्थान में करीब 6% मतदान में कमी की बड़ी वजह आरएसएस और भाजपा संगठन का विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में कम सक्रिय होना है। पूर्व संगठन महासचिव चंद्रशेखर के अचानक तेलंगाना तबादले के कारण भी स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि संगठन महासचिव का पद खाली है और प्रदेश अध्यक्ष अपने चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित है, जबकि प्रदेश संगठन प्रभारी अरुण सिंह की जगह भी अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। ये आज एलपी पंत ने आज फिर ट्वीट किया है। एलपी पंत के बारे में मैं बता दूं, इनका पूरा नाम है लक्ष्मी प्रसाद पंत, बहुत सीनियर पत्रकार हैं और देश के बड़े अखबार समूह दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर हैं। तो इनके ट्वीट को हम जो ये जानकारी दे रहे हैं उसको हम ऑथेंटिक मानकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी, जो आप बात कह रहे थे, देखिए जो जनसंख्या वृद्धि उनके उस पर नहीं है, इससे भी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत सारे हिंदू संगठन और धार्मिक संगठन जो हैं, ये यहाँ तक कि आरएसएस के लोग भी ये बात अपने भाषणों में कहते रहे हैं। कुछ साध्वी ये बात कहती रही हैं कि हिंदू महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अगर उनका जनसंख्या नियंत्रण पर जोर होता प्रधानमंत्री का, तो शायद जब ये बयान आते हैं उस समय प्रधानमंत्री जरूर उन लोगों को कहते कि ये बयान देश हित में नहीं है और इससे देश का भला नहीं होने वाला है। तो ऐसा कोई बयान प्रधानमंत्री का उन बयानों पर नहीं आया और ये बड़े से समूहों में ये बातें कही जाती हैं। बड़े जो आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उनमें तक ये बातें सुनने में आती हैं कि हिंदू महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो इसलिए ये तो नहीं कहा। जी, और दूसरी बात दूसरी बात मैं एक और कहना चाह रहा हूं कि 19 तारीख के जो मतदान हुआ है उसके जो ट्रेंड सामने आए हैं, जिनमें मैंने आपको कल भी एलपी पंत का कल वाला ट्वीट सुनाया था, आज वाला ट्वीट सुनाया, और जिस तरह से चर्चाएं हैं, आप देखिए जिस तरह की चर्चाएं हैं और जिस तरह से 19 तारीख की शाम के बाद थोड़ी हवा में बदलाव सा नजर आने लगा है, तो वैसे में शायद प्रधानमंत्री के पास अब यही लग रहा हो कि इस मसले के अलावा एक ऐसा मसला खड़ा किया जाए इससे कि एक ध्रुवीकरण शुरू हो जाए और लोग हिंदू मुसलमान के मसले पर आ जाएं। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये इस्तेमाल किए बिना उस बात को कहा भी नहीं जा सकता है, और संकेतों में कहने कोई फायदा नहीं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री संकेतों में कोई बात नहीं करते हैं, खुल करके बात कह रहे हैं, तो हमें भी खुल करके ही बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ऐसे में इस बात के संकेत हैं ये, मुझे जो लगता है, और आप आगे उसमें जोड़िएगा अगर आपको कुछ लगे तो, कि मुझे ये लगता है कि उनको ये लग रहा है कि अब अपने पैरों के नीचे से जमीन थोड़ी थोड़ी खिसक रही है, इसको कैसे रोका जाए। जो एलपी पंत का ट्वीट भी बता रहा था कि जो मतदान कम हुआ है, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो वोट देने नहीं गए। और एक योगेंद्र यादव ने विश्लेषण किया कि जिन सीटों पर कांग्रेस और जिन सीटों पर भाजपा जीती थी, जिन सीटों को, उन पर जो मतदान की कमी है वो ज्यादा है। वो 4.9% या 4.6% योगेंद्र यादव कल बता रहे थे, और जिन सीटों पर दूसरी पार्टियां जीती हैं उन सीटों पर गिरावट का प्रतिशत कम है। तो ये भी अपने में बात कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं वो कम निकले, जिसकी वजह से ये मतदान में गिरावट आई। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ऐसे मुद्दों को ले आना चाहते हो जिस पर एक पोलराइजेशन हो, लोग खड़े हो जाएं, लोग जैसे जो इस तरह की चीजें गुजरात में इस तरह के प्रयोग बहुत हुए, तो उस तरह के प्रयोग को इस बार दोबारा कह लें, तिबारा कह लें, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश मुझे प्रधानमंत्री की लगती है।
जी, और इस पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, वो मैं आप पहले इसमें जोड़ दीजिए जो कुछ जोड़ना है, फिर मैं बताऊँगा कि ये स्थिति है क्यों? जी। नहीं देखिए, बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमें एक दूसरे मुद्दे पे भी काफी चर्चा करनी है, तो बहुत संक्षेप में मुझे बस इतना ही कहना था। जो बातें आपने कही, जो पोलराइजेशन की कोशिश है, निश्चित रूप से वो पोलराइजेशन की कोशिश है, क्योंकि जो दूसरे दौर में राजस्थान में 13 सीटों पे चुनाव होना है, वो यूपी में बिल्कुल उससे सटा हुआ इलाका है, यूपी में 8 सीटों पे चुनाव होना है, बिहार में 5 सीटों पे चुनाव होना है। तो ऐसी परिस्थितियों में और इन सभी सीटों पर कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या वो बहुत ज्यादा है। ऐसी परिस्थितियों में यदि बीजेपी के मतदाता, जो खासकर जिस तरह से पहले चरण में वो कम निकले घरों से, क्योंकि वो, और इसका नुकसान अब बीजेपी को समझ में आ रहा है, जो आने वाले चुनाव में या फिर जो दूसरे चरण के चुनाव में कहीं वैसी स्थिति बनी रहती है, तो फिर हमें उसका नुकसान न उठाना पड़े। तो शायद किसी न किसी तरीके से उसे रोकने की कोशिश के रूप में ही अब इसे पोलराइजेशन करके वो टोका, और फिर अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे जब तक प्रधानमंत्री के अलावा किसी दूसरे नेताओं की कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं आती रही है, कभी उनका बयान नहीं आता रहा। ऐसे में यदि आज प्रधानमंत्री इस अपने बयान के जरिए इस चीजों को की शुरुआत कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है जो कहीं न कहीं कुछ उसके दूसरे नेता जो है, उनके भी इस तरह के बयान आए, खासकर जब तक कि ये दूसरे चरण का चुनाव नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण बात और, ये तमाम जो मुद्दा उठा है वो जैसा आपने बताया था, जो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री 2006 में मनमोहन सिंह ने ये कहा था, जो हिंदुस्तान के या देश के प्रमुख संसाधनों पर या जो रिसोर्सेज है, उस पे सबसे ज्यादा हक किसका होना चाहिए, तो उसको उन्होंने एक डिफाइन करते हुए ये बातें कही थी। और आज उसको फिर से प्रधानमंत्री ने तोड़कर, मैं फिर से इसलिए वर्ड जोड़ रहा हूं क्योंकि पहले भी इस मुद्दे को हवा दिया गया था, और पिछली बार भी वो चुनाव के ही मौके पर इन चीजों को हवा दिया गया था, या कह सकते हैं जो चर्चा में जानबूझ के लाया गया था। तो ऐसे में आज फिर से इस चर्चा को लाने की कोशिश बस इतनी है, जो किसी न किसी तरीके से इसका एक राजनीतिक फायदा आने वाले जो दूसरे चरण के चुनाव है या तीसरे चरण के चुनाव है उसमें उठाया जाए, क्योंकि बीजेपी बहुत सारे मुद्दों पर, या कह लें जो अधिकांशतः मुद्दों पर बीजेपी पिछड़ रही है। उनके हाथ में कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो प्रमुखता से वो जनता के बीच में रखे, अपने मतदाताओं के बीच में रखे, और उसके आधार पर वो उनसे वोटों की मांग कर सके। जबकि ठीक इसके उलट देखा जाए तो इंडिया गठबंधन है, उसके जो नेता है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, झारखंड हो या बंगाल हो, या फिर तमाम जो अलग प्रदेश है वहां पर, वो सभी, तमिलनाडु हो, तो वहां सभी वो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो देश के ज्वलनशील मुद्दे हैं, आज एक इंडिया गठबंधन की जो रैली थी उसमें ये बातें कही भी थी भाकपा माले के नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने। उन्होंने ये कहा था, जो आज की हिंदुस्तान की 27% आबादी जो है वो बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा मानती है, और 23% आबादी है वो महंगाई को प्रमुख मुद्दा मानती है, यानी कि 50% जनता जो है वो महंगाई और बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा मानती है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री ना तो कुछ बोल रहे हैं, ना बीजेपी के नेता, ना एनडीए के कुछ नेता बोल रहे हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को या तो फिर पकड़ ढीली करने से बचने के लिए प्रधानमंत्री वैसे मुद्दों को छेड़ रहे हैं या सामने ला रहे हैं जिसके आधार पर वोटों का पोलराइजेशन हो सके। जी, बहुत संक्षेप में आपसे भी कहेंगे क्योंकि हम लोग फिर दूसरे मुद्दे पर चलेंगे। हाँ, ठीक है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ढंग से मैंने इसकी एनालिसिस की है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और हमारे ढेर सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। मैं उनके नाम भी लेना चाहूंगा। मुनीराम यादव जी जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। प्रशांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, सद्दाम राइडर जी जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, प्रणाम कह रहे हैं आपको भी। प्रशांत मिश्रा जी नमस्कार कह रहे हैं। शैलन जी नमस्कार। नमस्कार। मुनीराम यादव जी कह रहे हैं मिश्रा सादर अभिवादन। शशांक भारद्वाज जुड़े हुए हैं, और भी लोग हैं, तो वो बहुत सारे नाम हैं और बदलते जा रहे हैं क्योंकि ढेर सारे लोग हमारे साथ इस समय हैं। अच्छी बात है, आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपका सपोर्ट है। तो चीजें एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे इन लोगों से। जी जरूर, एक रिक्वेस्ट ये है जो हम अपने दर्शकों से, जो हमारे लिए, वो जरूर कुछ ना कुछ सवाल जरूर रखें, ताकि हमें उनको आंसर करके, उनकी बातों को सुन के, ताकि हमें भी पता चल सके जो उनकी चीजें क्या चलती है।
आखिर में इन पर बात बिल्कुल बिल्कुल हम लोग लेंगे उसको, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो बात कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी करीब 450 सीटों पर चुनाव लड़ रही है देश में। सबसे ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। सबसे ज्यादा सीटें उसके पास हैं भी, 303 सीटों ने पिछली बार उसने जीती थी। लेकिन इन जो 450 सीटें हैं, इनका एनालिसिस जब आप करते हैं तो इसमें 118 प्रत्याशी ऐसे हैं 450 सीटों पर, लगभग 450, ये 452 भी हो सकती हैं, 440, 445 भी हो सकती है। 118 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए। पहला पॉइंट, आपसे भी मैं इस पर टिप्पणी चाहूंगा शैलेंद्र जी बाद में। दूसरा पॉइंट ये है कि 100 ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, मतलब 100 टिकट बदल दिए गए। तो ये हो गए 218। तो 218 जो ये नए और बाहरी उम्मीदवार हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, इनको लेकर के भी पार्टी के संगठन के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर थोड़ा ऊहापोह की स्थिति है। जैसे अभी कानपुर में कोई किसी अवस्थी जी को टिकट दिया गया, मुझे नाम याद नहीं, वहां रमेश अवस्थी जी, रमेश अवस्थी जी जी। तो एक बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से आए तो एक दूसरे अवस्थी जी थे जिनको लोगों ने मालाएं पहना दी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। उसकी फोटोएं आई हैं सोशल मीडिया पर, और वो कहते रहे मैं नहीं हूं भाई, क्यों पहना रहे हो, लेकिन लोगों ने माना ही नहीं, उनको पहना दी मालाएं। उसके बाद पता चला कि वो है नहीं, और दूसरे अवस्थी जी बेचारे इंतजार करते रहे उतर करके कि भाई कोई आए हमें लेने के लिए। तो उस पर वहां के एक पदाधिकारी ने चिट्ठी भी लिखी अपने नेतृत्व को कि भाई ऐसे कैंडिडेट्स आप भेज दे रहे हैं जिनको ना तो लोग पहचानते हैं, ना वो पहचानते हैं लोगों को, ना संगठन में उनका कोई योगदान रहा है, ना शहर में कोई, मतलब क्षेत्र में कोई योगदान रहा है, तो ऐसे कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। जबकि वो लंबी चिट्ठी, 2 पेज की चिट्ठी है, मैं उसका लिंक अपने इसके विवरण में डाल दूंगा, तो जिन दर्शकों को उसमें इंटरेस्ट होगा वो दर्शक उसे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बदले गए और जो बाहर से आ गए, अब अगर 228 उम्मीदवार इस तरह के होंगे तो आप अनुमान लगाइए कि पार्टी के अंदर क्या स्थिति होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है, और लगभग पूरे देश में तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी कोशिश चल रही है साउथ में, बाकी जगहों पर उनका है। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कांग्रेस के लोगों को अपने साथ जोड़ करके पूरी सरकारें बना ली हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, एक तो जो एमपी जहां वहां पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ है, इसी वजह से बदला गया। 100 सीटें जो बदली गई वो इस वजह से बदली गई कि एंटी इनकम्बेंसी कम की जा सके, और 118 इसलिए लिए गए बाहर से जिसमें विपक्षी को कमजोर किया जा सके। और दूसरी ये बात है कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वो किस वजह से है, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। और मोदी जी क्या करते हैं, भाई देखो ये चीज कर रहा हूं, ये चीज, जैसे अभी उनका जो पूरा है और जो मोदी गारंटी है उनमें ये कर रहा हूं, अपनी तरफ मत देखो कि आपके साथ क्या है, देश के लिए सोचो, देश आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है वो बिल्कुल आदमी की, नागरिकों की समस्याओं पर केंद्रित कर रहे हैं, बाकी चीजों के साथ साथ, संविधान और लोकतंत्र के साथ साथ वो बिल्कुल उन समस्याओं पर जो लोगों को छू रही है, और उसका असर पहले चरण में दिखाई दिया है। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि वो मुद्दे हैं नहीं, 2 बार में वो चीजें हो गई कि आपने जो चीजें कही कि हमने किसानों की आय दुगनी करेंगे, इतना रोजगार देंगे, इतने लाख रुपए देंगे, वो सारी चीजें होने के बाद वो कुछ हुआ नहीं। आप चुनाव जीत गए, फिर पुलवामा हुआ, पुलवामा से चुनाव जीत गए, एक राष्ट्रवाद की लहर उठी, लोगों ने, वो इमोटिव इश्यू था, लोगों ने वोट दिया। अब पुलवामा भी ऐसा मामला है जिसमें वहां के राज्यपाल रह चुके व्यक्ति ने सवाल उठा दिए हैं, तो अब उसका भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया, जबकि गृह मंत्रालय को उसका जवाब देना, कोई जवाब नहीं आया। राज्यपाल अगर ये बात कह रहा, जो उस समय राज्यपाल था, कि पुलवामा में किस वजह से ये घटना हुई, कि इसमें गृह मंत्रालय की कहीं लापरवाही रही, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। अब बात यह है कि मसले क्या है, तो अब जो आपने मोदी गारंटी दी वो चली नहीं,
तो अब इस तरह के मुद्दे की जरूरत मुझे लगता है इस वजह से प्रधानमंत्री पूरी तरह से इस पर ला रहे हैं और झूठ बोल करके। जैसे ये तथ्य होता तब तो अलग बात है, तथ्य कुछ और हैं, प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री की आदत रही है। वो तो गुरु नानक देव और संत रैदास और कबीर दास की भी मीटिंग करा दिए थे, तो बहुत सारी चीजें इस तरह कर देते हैं। तक्षशिला को बिहार ले आए थे, सिकंदर गंगा के तट पे हारा था, बिहार के लोगों ने हरा दिया था, तो इस तरह की चीजें वो बोलते रहते हैं। तो वो तो चलिए हो सकता है कि उनकी शिक्षा उतनी ज्यादा ना हो, जानकारी जनरल नॉलेज उस तरह की नहीं हो, तो उसमें कह जाते हों, लेकिन ये तो भाई आप एक बार कह चुके हैं, उसमें तथ्य सामने रखे जा चुके हैं, उसके बाद दोबारा कह रहे हैं। इसके मतलब तो बहुत ही गंभीर मामला है कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं अपने को स्टिकी विकेट पर पा रहे हैं, इस वजह से वो कह रहे हैं। जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें, फिर हम अगले टॉपिक पे? नहीं, मैं बस अब हम लोग इसको यहीं पे छोड़ते हैं और ये अब दर्शकों पे छोड़ते हैं जो वो प्रधानमंत्री के इस भाषण को या फिर वो उसको किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि अंतिम फैसला उन्हें ही लेना है, हमारी जनता को लेना है, हमारे मतदाताओं को लेना है। तो वैसे परिस्थिति ये बात लेकिन जरूर है, चिंतनीय भी है, सोचनीय भी है, जो वाकई क्या प्रधानमंत्री को इस तरह के भाषण करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व वो प्रधानमंत्री है देश के, वो किसी एक पार्टी विशेष के नेता नहीं है। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना यह संबोधन किया और उसके बाद तमाम सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने उनके ही इस मतलब कि संबोधन के या उनके इस भाषण के अगेंस्ट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो रियल भाषण था उसको उन्होंने शेयर करना और फिर उसके बाद उनको कहना शुरू कर दिया जो आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि कोई एक हैशटैग भी सोशल मीडिया में ट्रेंड करता नजर आया था। तो ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जो वाकई प्रधानमंत्री से तो गलत बयानी ये हुई है, और वो खासकर तब हुई है जब चुनाव चल रहा है देश में और फिर आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में तो मुझे लगता है जो एक बार इतने हल्के में तो इस मुद्दे को नहीं रखा जाना चाहिए था, चुनाव आयोग को बिल्कुल इस संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने तो कहा था कि भाई धर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, और सारे लोग मतलब अरुण गोविल से लेकर के प्रधानमंत्री तक और ढेर सारे लोग तो पूरा धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई नोटिस और कुछ भी नहीं चुनाव आयोग की तरफ से है, तो इसलिए चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री से इस तरह की जिम्मेदार चीजों की उम्मीद अब शायद करनी बंद कर देनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो इस तरह के बयान लगातार देते रहते हैं। तो आज की बात यहाँ खत्म करते हैं शैलेंद्र जी। अपने मित्रों से और जो दर्शक हैं हमारे उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो अपने मित्रों और परिचितों के बीच में इसके लिंक को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिंक को अपने मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों के बीच शेयर करें और अपनी राय भी दें इस चैनल के बारे में कि इसे क्यों सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। इससे हमारी मदद आप करेंगे और ये बातें जो हम यहाँ करते हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगी और हमें ताकत भी मिलेगी, जिससे हम और बेहतर तरीके से संसाधन जुटा सकेंगे और बेहतर तरीके से इस पूरे चैनल को चला सकेंगे। हमें अच्छा भी लगेगा इस सब में, अगर आपका समर्थन मिलेगा तो। शैलेंद्र जी, आपको कुछ कहना है? नहीं, बस थैंक यू अपने तमाम दर्शकों के लिए। हमारी कोशिश ये जरूर होती है जब हम निष्पक्ष रूप से कोई भी बिना भेदभाव के या बिना पक्षपात के हम अपनी बातों को रखें और जो हमें समझ में आती है, जो हम तमाम दर्शकों से या फिर हम जो फील्ड में जब होते हैं वहां लोगों से जब हमारी बातचीत होती है, उनकी पृष्ठभूमियों के आधार पर जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, वही राय हम अपने यहाँ पे हम रखते हैं। इससे ज्यादा हम किसी का पक्ष लेने के लिए यहाँ नहीं बैठते हैं, हम किसी को सही और गलत ठहराने की कोशिश हम नहीं करते हैं। तो बस हम अपने दर्शकों से भी ये इतनी उम्मीद रखेंगे, वो हमारी बातचीत के आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करें, ना कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई अपनी बातें या अपनी कमेंट यहाँ पे हमारे साथ वो शेयर करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आखिर में बस एक शेर में अनंत कुमार का है, वो पढ़ के खत्म करता हूँ। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार,